साथियों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय को गृह मंत्रालय ने सौंपी है, जिसके अंदर ये घोषणा की गई है, ये बताया गया है कि 13 अक्टूबर तक कोविड की जो नई लहर है, तीसरी लहर है, वो अपने उफान पर होगी। गृह मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया था, जिसमें आपदा प्रबंधन का जो राष्ट्रीय संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके वैज्ञानिकों को लिया गया था। और ये समिति जो है, ये एक्सपर्ट्स की समिति है, जिसने इस विषय पर तीसरी लहर का जो खतरा है उस पर जांच पड़ताल की है। बहुत सारे विशेषज्ञों को इससे जोड़ा है और उसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले। अपनी रिपोर्ट जो है इस समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी है और इस रिपोर्ट में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तीसरी लहर जो है वो आ नहीं रही है, बल्कि आ चुकी है, वो शुरू हो चुकी है। और ये जो अक्टूबर की जो तारीख दी जा रही है, 13 अक्टूबर, ये दरअसल इस लहर के उफान की तारीख है कि इस तारीख तक ये जो लहर है, तीसरी लहर है, ये अपने पूरे उफान पर होगी। इससे पहले एसबीआई ने इसी तरह की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के भी निष्कर्ष इससे पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। उस कमेटी ने भी, एसबीआई की कमेटी ने भी ये कहा था कि सितंबर के अंत तक तीसरी लहर जो है, कोविड की लहर शुरू हो जाएगी और ये ख़तरनाक लहर होगी, जिससे बच्चे जो हैं इस बार वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि बच्चे इससे प्रभावित होने वाले हैं। और एसबीआई की रिपोर्ट में बहुत सारी अनुशंसा की गई थी, बहुत सारी रिकमेंडेशन की गई थी। ये कहा गया था कि प्रबंध किए जाएं, अस्पतालों के प्रबंध किए जाएं, वेंटिलेटर्स के प्रबंध किए जाएं, ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाए, स्टाफ का प्रबंध किया जाए। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, ना केंद्र सरकार के, ना किसी राज्य सरकार के। और वही पुराना ढर्रा जो है, ब्यूरोक्रेटिक ढर्रा, वो चलता रहा। किसी भी तरह से नई वेव का, नई लहर का मुकाबला करने के लिए संसाधनों को नहीं बढ़ाया गया और उल्टा इस रिपोर्ट के बावजूद, ये जो एसबीआई की रिपोर्ट थी, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को और तमाम राज्यों को धीरे धीरे खोल दिया गया। बाज़ार खोल दिए गए, फैक्ट्रियां खोल दी गई, स्कूल खोल दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और अदालतों को खोलने की तैयारी की जा रही है। कल से जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो निचली अदालतें हैं, वो भी फिज़िकल, पार्शली जो है, आंशिक रूप से फिज़िकली काम करना शुरू कर देंगी। तो बजाय प्रिकॉशंस लेने के, बजाय ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं इनको बंद रखने की, जितनी भी चीज़ें वर्चुअल हो सकती हैं तो उनको वर्चुअल मोड में ले जाने के, जो शासक हैं, पूंजीवादी शासक हैं, वे इस बात के लिए उतावले हैं, इस बात के लिए वे पूरी तरह से बेचैन हैं कि किसी भी तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसको जल्दी से जल्दी उसे पटरी पे ले आया जाए, उसे वापस ले आया जाए और पूंजीपतियों की जो मुनाफाखोरी है उसे जल्दी से जल्दी रेस्टोर कर दिया जाए। जल्दी से जल्दी बाज़ार जो हैं वो पूंजीपतियों के लिए मुनाफे उगलने लगे। तो इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी रेस्टोर करने के लिए पूंजीवादी सरकारें कोशिश कर रही हैं। पूंजीवादी सरकारों ने, दुनिया भर की पूंजीवादी सरकारों ने, हम भारत सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत शुरू से सभी सरकारों ने, बहुत शुरू से जो पब्लिक हेल्थ है, जन स्वास्थ्य का जो मामला है, उसे पूरी तरह से इस मुनाफाखोरी के मातहत किए रखा है और उस पर बहुत ही कम खर्च किया है, बहुत ही कम ध्यान दिया है, बहुत ही कम इस बात पर ध्यान दिया है कि किस तरह से कोविड की लहरों को रोका जाए, किस तरह से कोविड के ख़िलाफ़ जो है पूरी जनता को वैक्सीनेट किया जाए। तो ये सारा मामला जो है उन्होंने बाज़ार के, मुनाफाखोरी के और जो शुभ लाभ है उसके मातहत किए रखा है, जिसका परिणाम ये आ रहा है कि इस सारे खर्च के बावजूद जो सार्वजनिक कोष से किया जा रहा है, बहुत भारी खर्च किया जा रहा है, जिसमें अकेले भारत में ही आपको बताएं तो 58 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो हैं वो
दी जा चुकी है, लेकिन उन्हें इस तरह से दिया जा रहा है कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा है, और ये जितना दिया जा रहा है ये भी सब व्यर्थ जा रहा है, इसके चलते ये भी सब व्यर्थ जा रहा है। दूसरी बात, ये जो वैक्सीन्स हैं इनके बारे में अभी तक भी कोई निश्चित वैज्ञानिक राय नहीं बन सकी है। कोई भी किसी भी तरह से जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं वो हमें ये नहीं बता रही हैं कि जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं कोविड के लिए ये किसी तरह से इसमें कारगर हैं। और व्यवहारिक जो अनुभव आ रहा है हमारे सामने वो ये दिखा रहा है कि ये वैक्सीन कारगर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली हैं, नई वेव से, नई लहर से भारत में और भारत से बाहर दुनिया भर में वे उसी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये भी पता लग रहा है कि ये जो वैक्सीन का ढकोसला है, इसकी जो पूरी दुनिया में वैक्सीन की का जो एक खेल चल रहा है, तो ये पूरी तरह से कॉरपोरेट के हक में है, इससे मुनाफाखोरी की जा रही है और इसके अलावा ये आम जनता को कुछ नहीं दे रहा है। तो पूंजीवादी साइंस जो है, पूंजीवादी विज्ञान, बुर्जुआ विज्ञान, वो पूरी तरह से वायरस की इन लहरों का मुकाबला करने में असमर्थ रहा है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, मारे गए हैं और आगे भी मारे जा रहे हैं। ये जो तीसरी वेव आ रही है इसको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संक्रामक है, सबसे तेज़ी से इसका संक्रमण होता है, सबसे ज़्यादा इसके जो वायरस हैं वो बॉडी के अंदर फैलते हैं। और इस सब के चलते, इस वेव के चलते, इस लहर के चलते भारत के अंदर ही लाखों लोग जो हैं, एक के बाद दूसरी लहर के आते लाखों लोग जो हैं वो मारे गए हैं। पहली बार वाइल्ड वेव आई, दूसरी बार बीटा वेव आई और इस बार जो है ये डेल्टा प्लस वेव, जो बहुत ही खतरनाक है, सबसे खतरनाक है, बच्चों को सबसे ज़्यादा चपेट में लेगी। तो अब इसकी तैयारी जो है वो हो रही है। इससे पहले राइटर्स ने जो है एक सर्वे किया था, SBI की रिपोर्ट का मैंने आपके सामने जिक्र किया। अभी जो ये रिपोर्ट आई है ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, इससे पहले SBI की रिपोर्ट आई थी। उससे पहले राइटर्स ने 40 विशेषज्ञों की ओपिनियन लेकर के एक सर्वे किया था, जिसमें राइटर्स ने भी यही बताया था, राइटर्स ने बताया था कि तीसरी वेव का आना बिल्कुल निश्चित है। जिस तरह से मास्क को हटा दिया गया है, जिस तरह से बाज़ारों को खोल दिया गया है, स्कूलों को खोल दिया गया है, अदालतों को खोला जा रहा है, कारखानों को खोल दिया गया है, तो उसके चलते इन वैज्ञानिकों ने 40 वैज्ञानिकों की ओपिनियन राइटर्स ने ली थी। उसने बताया था कि तीसरी लहर जो है उसका आना बिल्कुल निश्चिंत है। और बीटा वेरिएंट पर ये K417N नाम का जो स्पाइक प्रोटीन है, K417N नाम का जो स्पाइक प्रोटीन है, तो वो पाया गया है। जो बीटा वेरिएंट है जिस पर ये प्रोटीन पाया गया वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर उसके कुछ मामले मिले थे। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये जो डेल्टा प्लस में आ रहा है। और अभी तक भारत के 16 राज्यों में 70 मामलों में ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये सामने आ चुका है, पाया जा चुका है, जिसका मतलब है कि भारत के 16 राज्यों में ये डेल्टा प्लस कोविड का जो वेरिएंट है ये फैल चुका है। तो ये नई जो लहर है इसके लिए मंच तैयार हो चुका है, इसके लिए ग्राउंड तैयार हो चुका है। और अब सिर्फ इस बात की इंतज़ार की जा रही है कि ये जो है आगे सर्च करेगा, आगे इसका जो है ज़बरदस्त प्रसार होगा। ये जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 16 राज्यों में 70 मामलों में पाया गया है, ये 2 अगस्त का आंकड़ा है। 2 अगस्त को सरकार की रिपोर्ट में ये कहा गया था। इसके साथ ही राइटर्स के इन वैज्ञानिकों के अलावा जैसे ही अभी ये रिपोर्ट आई है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, इसी के साथ एम्स के जितने भी संस्थान हैं देश भर में, उनके डायरेक्टर्स ने एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोटोकॉल हैं, कोविड प्रोटोकॉल हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाए? कोविड, जब आपने बाज़ार खोल दिए हैं, जब आपने कारखाने खोल दिए हैं, जब आपने जो है स्कूल और कॉलेज खोल दिए हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो सकता। स्कूलों में बच्चे एक दूसरे से सट के बैठेंगे, कारखानों में मजदूर मशीनों पर काम करेंगे एक दूसरे से सट के, एक दूसरे से के हाथ से छुई हुई जो चीज़ें हैं तो उनको जो है हस्तांतरित करेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का इस स्थिति में पालन नहीं हो सकता। भारत के अंदर रोज़ाना
अब 25,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। रोज़ाना अब 25,000 संक्रमण रोज़ाना भारत के अंदर फिर से आने लगे हैं। ये आंकड़ा काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन अब ये दोबारा से अब ये इसके अंदर सर्ज हो रही है, ऊपर जा रहा है और 25,000 का आंकड़ा जो है ये पार कर गया है। और इसके चलते जो मृत्यु दर है, रोज़ाना मृत्यु दर है, प्रतिदिन जो लोगों के मरने का है, वो 400 का आंकड़ा अब टच करने लगा है, छूने लगा है। 390 का आंकड़ा पार हो चुका है, ये 400 की तरफ जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा सर्ज है। और इस सब के चलते जो कुल संक्रमण है भारत के अंदर, वो 3,24,49,306 आज तक हो चुके हैं। और मृत्यु जो हैं वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ संक्रमण और मृत्यु, तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो मृत्यु हैं वो भी 4,34,756 हो चुकी हैं। जबकि मौतों का ये आंकड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बता रही हैं, जिस तरह से भारत के अंदर फजिंग की गई है, भारत के अंदर आंकड़ों की मैनिपुलेशन की गई है, उसके चलते वो बता रहे हैं कि मौतों के इस आंकड़े को हमें 10 से गुणा करने की ज़रूरत है। तो ये 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है, 43 लाख से ज़्यादा लोग, लगभग 45 लाख लोग भारत में मर चुके हैं, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बात माने तो। ये कितना ख़तरनाक है, ये जो नया वेरिएंट है इसका, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम बाहर कुछ देशों का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें से हम इज़राइल का उदाहरण प्रमुखता ले सकते हैं। इज़राइल में आधी से ज़्यादा जनसंख्या, बल्कि 60% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो 2 शॉट्स जो हैं कोविड वैक्सीन के ले चुकी है। और बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ जो इसके एडिशनल शॉट्स हैं वो भी लिए हैं, 3-3 शॉट्स लिए हैं। इसके बावजूद इज़राइल के अंदर ये ज़बरदस्त तरीके से इस समय इसका सर्ज हो गया है डेल्टा प्लस का। और इज़राइल के अंदर जहां आज से 2 महीने पहले लगभग 100 मामले ही सिर्फ रोज आ रहे थे, वहां अचानक 2 महीनों के अंदर 8,000 से ज़्यादा मामले अब रोज आने लगे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर, ये मैं आज का आंकड़ा बता रहा हूँ कि आज इज़राइल के अंदर ये मामले जो हैं, संक्रमण के मामले, ये 8,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं रोज़ाना। और अगले 2 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि 10,000 को क्रॉस कर जाए, उसके बाद ये बहुत ही तेज़ी से इज़राइल के अंदर फैलेगा। इसी तरह की स्थिति जो है वो भारत के अंदर बन रही है। इज़राइल के अंदर भी क्या हुआ, इज़राइल के शासकों ने इज़राइल को लॉकडाउन करने से मना कर दिया। इज़राइल के शासकों ने अमेरिका से प्रेरणा लेते हुए, ट्रंप से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने भी यही किया कि वहाँ जो लॉकडाउन है उसको समय पर नहीं किया। और जब लॉकडाउन 3 लॉकडाउन उन्होंने किए, जब ये लॉकडाउन किए तो उसे ठीक से एनफोर्स नहीं किया और जल्दी से जल्दी उसे उठाने की कोशिश की। उन्होंने भी यही किया कि जल्दी से जल्दी बाज़ार के अंदर ये जो मुनाफाखोरी है इसको रेस्टोर करने की कोशिश की। और इस सब के चलते इज़राइल के अंदर ये इतना बड़ा जो संक्रमण है ये शुरू हो गया और वहाँ बड़े पैमाने पर इज़राइल में मौतें शुरू हो गई हैं। और ये सब कुछ 2 महीने के अंदर हुआ। और इस 2 महीने के बाद जो अब स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि हर रोज़ ये जो है जो संक्रमण है ये हर रोज़ 1.5 गुना होते चले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर कहा जाए कि इज़राइल के लिए है, एक बहुत बड़ा विनाश इज़राइल के लिए है। और भारत सरकार जो इसी तरह की नीति जो है ट्रंप से, इज़राइल से प्रभावित होकर इसी तरह की नीतियां भारत में लागू करना चाह रही है मोदी सरकार। पूरे भारत को, बाज़ारों को, फैक्ट्रियों को, स्कूलों को खोलना चाह रही है, खोलती चली जा रही। तो उसके जो नतीजे हैं आने वाले समय में वो बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। वो उसी तरह के नतीजे होने वाले हैं जिस तरह के नतीजे हम अमेरिका और इज़राइल में देख रहे हैं। अमेरिका, इज़राइल के अलावा ब्राज़ील जैसे देश जो हैं वो इसकी चपेट में है, मैक्सिको इसकी चपेट में है, ऑस्ट्रेलिया इसकी चपेट में है, जापान इसकी चपेट में है। तो अभी दुनिया के अंदर ये तीसरी लहर आ गई है। लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि दुनिया की जो पूंजीवादी सरकारें, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, ये बिल्कुल लापरवाह हैं, बिल्कुल किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं कर रही हैं। अभी एम्स की ये रिपोर्ट आ जाने के बावजूद भी, एम्स की वार्निंग आ जाने के बावजूद भी, डायरेक्टर्स की, राइटर्स की
वार्निंग आ जाने के बाद, उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद, एसबीआई की रिपोर्ट आ जाने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जो ये रिपोर्ट आई है, गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, तो ये अंदेशा है कि सरकारें करेंगी अब भी कुछ नहीं। उनकी कोई भी कमिटमेंट, इन सरकारों की कोई भी प्रतिबद्धता लोगों के प्रति नहीं है, मेहनतकश जनता के प्रति नहीं है। इनकी जो भी प्रतिबद्धता है वो बड़े कॉरपोरेट्स के प्रति है। इस पूरे दौर में, ये जो कोविड का दौर चला, इसमें आप सभी लोग इस बात के साक्षी रहे। बाहर की सरकारों ने तो जो किया वो सामने था ही, किस तरह से इटालियन सरकार ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया लोगों को, वो आपके सामने था। लेकिन भारत सरकार को जो है और उसकी कारगुजारियों को आप बहुत ही करीब से देख रहे थे, और आप देख रहे थे कि किस तरह से भारत सरकार, जिस समय लोग इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर, मेहनतकश जनता जो है वो तपती दोपहरी के अंदर, गर्मी के अंदर वो पैदल चल रहे थे, बच्चे मर रहे थे, उनके लिए किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया, यातायात का कोई प्रबंध नहीं किया गया। चौतरफा लूट चली, यातायात में लूट चली, बसों में 10-10 गुने किराए वसूले गए। मास्क और सैनिटाइज़र जैसी जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी उनके लिए 10-10 गुनी कीमत वसूली गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और अस्पतालों में बेड्स की तो बात ही ना करें, उसके लिए तो मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को पूरी खुली छुट्टी दे दी थी कि वो जनता को जितना हो सकता है जमकर लूटें, और मेहनत का जनता को ही नहीं, मध्य वर्ग को भी पूरा तो लूटपाट का राज जो है ये पिछले इस कोविड पीरियड में, कोविड के समय में चलता रहा। और सरकार ने एक तरह से इसका लाइसेंस दे दिया, जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने कॉरपोरेट दोस्तों को कि आपदा में अवसर तलाशो, तो आपदा में वो अवसर तो तलाशते रहे। इन अवसरों को तलाशने और इनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने में, इनको पूरी तरह से एग्जॉस्ट करने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ भी उठा नहीं रखा। हर तरह की जो संभव मदद है वो कॉरपोरेट को दी जनता की लूट करने में, जिसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ भारत के अंदर जनता का 50% हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गया, इतने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैल गई। लगभग 1.5 करोड़ लोग नए बेरोज़गारों की सेना में ये नए लोग शामिल हो गए, और बड़े पैमाने पर लोगों का जो है बड़ा नुकसान हुआ। कितने लोग मरे, बच्चे मरे ख़ास तौर से, इसमें लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली। वहीं जो कॉरपोरेट की दौलत है, ऊपर के जो 100 अरबपति हैं भारत में, उनकी जो दौलत है वो दोगुनी हो गई इसी बीच में। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार का चमत्कार था, जिसमें उन्होंने इस बीच में भी बजाय जनता को कुछ देने के, अपने कॉरपोरेट दोस्तों को उन्होंने जो है खूब खुलकर जो है सब्सिडियां बांटी, उनको मदद दी, बैंकों को मदद दी, उद्योगपतियों को मदद दी, छोटे बड़े उद्योगपतियों को मदद दी, बड़े उद्योगपतियों बहुत सारी मदद दी। और इस मदद में उन उद्योगपतियों को यहाँ से, भारत से बाहर भगाना भी शामिल था। नरेंद्र मोदी की मदद से उसकी ठीक नाक के नीचे उनके जो दोस्त हैं नरेंद्र मोदी के, वे यहाँ से बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर के, बल्कि लाखों करोड़ रुपया लेकर के यहाँ से भाग गए, भारत से भाग गए, और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चौपट कर दिया। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के ये जो दोस्त हैं, बड़े पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट हैं, ये अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे थे। दूसरी तरफ ये दोनों हाथों से लूट रहे थे, जिसमें इनकी संपत्ति, जो ऊपर के 100 अरबपति हैं उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई, उसको लूट रहे थे। और तीसरी तरफ जो आम साधारण जनता है वो इस दौर में सबसे बुरी तरह पिस रही थी। इतना लूट और शोषण आम साधारण जनता का कभी नहीं हुआ जितना कोविड के इस दौर में हुआ। जिस समय सरकार को मदद करनी थी मेहनत का जनता की, उस समय सरकार ने इस लूट का पट्टा जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया। ये अकेली भारत सरकार नहीं थी, हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अकेली भारत सरकार नहीं थी। दुनिया भर की जो सरकारें हैं वे यही कर रही थी। दुनिया भर की सरकारें इसी तरह से कॉरपोरेट की मदद कर रही थी। अमेरिका में हमने देखा, इटली में हमने देखा, फ्रांस में देखा, ब्रिटेन में देखा, और दुनिया भर के जो पूंजीवादी देश हैं उनमें यही हो रहा था कि इस अवसर को, इस आपदा को जो पूंजीपति हैं वो अवसर में बदल रहे थे। तो पूरी दुनिया में जो पूंजी के, पैसे के जो अंबार हैं वो और बड़े हो गए, पैसे का पहाड़ और बड़ा हो गया कॉरपोरेट्स के पास, और इसी बीच आम साधारण जनता का जो है पूरी तरह से दिवाला निकल गया। उसका बड़ा नुकसान हुआ। छोटे छोटे जो कारोबारी थे वे तबाह हो गए। मज़दूरों और किसानों के बीच में ये जो तबाही है इसने अपना रंग दिखाया, और
बहुत सारे लोग जो हैं, करोड़ों की तादाद में लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए, बेरोज़गार हो गए, और तरह तरह से जो है वो उन्होंने इस कोविड के दौरान में, कोविड संकट के दौरान में उन्होंने तरह तरह से इसको झेला, इसकी मार को झेला, उन्होंने कोविड की मार को झेला। और इस सब के चलते, इस सब के जारी रहते पूरी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर मेहनतकश जनता की कमर टूट गई। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ा नुकसान हुआ वो इन सब के बावजूद के कॉरपोरेट्स को फ़ायदा हुआ, पूंजीवाद को एक बड़ा नुकसान हुआ। कोविड ने पूंजीवाद की एक तरह से कलई खोल दी, उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया मेहनतकश जनता के सामने। हमें लगता है पूंजीवाद इससे पहले अगर इतना नंगा कभी हुआ होगा तो दोनों विश्व युद्धों की ईव पर उनकी जो शुरुआत है वहाँ इतना नंगा हुआ होगा, शायद इतना नंगा वहाँ भी नहीं हुआ होगा जितना अब हुआ है। पूरी दुनिया में मेहनतकश जनता के सामने पूंजीवाद की एक तरह से पोल पट्टी खुल गई। पूरी दुनिया की मेहनतकश जनता के सामने ये स्पष्ट हो गया कि ये सरकारें किसके लिए काम करती हैं और किसका जो है ये दमन और दलन करती हैं। मेहनतकश जनता ने अपनी खुली आंखों से देखा कि वही सरकार जो पूंजीपतियों के लिए मुनाफों का प्रबंध कर रही थी, वही सरकार कोविड के इन दिनों में आम जनता पर किस तरह से लाठियां बरसा रही थी, उसे पीट रही थी, और किस तरह से ये जो एलीट लोग हैं, किस तरह से इन्होंने ये पूरा कोविड फैलाया और इस कोविड का सबसे ज़्यादा लाभ भी इन्होंने उठाया। तो आज भी हम देख सकते हैं कि ये सरकारें किसी भी तरह से इस आपदा को ना तो रोक रही हैं, ना रोकना चाह रही हैं, ना ही रोकने में ये सक्षम हैं। ये किसी भी तरह से कोविड आपदा के ख़िलाफ़ जो है कोई भी कारगर कदम, कोई एक कारगर कदम भी पूरी दुनिया के अंदर किसी बूर्जुआ सरकार ने नहीं उठाया। और इनका जो ये पूरा ताना बना है, जिसमें इनके पास कितने वैज्ञानिक संस्थान हैं, कितना सारा पैसा उन सब के ऊपर खर्च होता है, कितने सारे जो भाड़े के वैज्ञानिक हैं वो इन्होंने उनमें भर्ती किए हुए हैं। पूरी दुनिया में अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो लाखों की तादाद में इन वैज्ञानिकों को सरकारी संस्थानों में जो है रखा हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ है। लेकिन पूरा जो बूर्जुआ विज्ञान है वो एक छोटे से वायरस को रोक पाने में, और वायरस को नहीं, उसकी नई नई लहरों को, उसकी म्यूटेशंस को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम हो गया है। और ये नाकाम इसलिए हो गया है कि एक तरफ तो पूंजीवादी सरकारों का भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ किसी तरह का बजट एलोकेट नहीं करना, हेल्थ के लिए कोई बजट नहीं देना, सारा बजट जो है वो युद्धों के लिए और सैनिक तैयारियों के लिए, सैनिक साजो सामान के लिए देना, वो एक मामला है। और तीसरा मामला है कि ये पूरी जो पूंजीवादी दुनिया है ये शत्रु राष्ट्र राज्यों में बटी हुई है, जो किसी भी तरह से आपस में कॉपरेट नहीं कर सकते, एक दूसरे का गला काट सकते हैं। और इस गला काट संघर्ष के बीच में उनके, जिसमें इस दौरान भी वे एक दूसरे से युद्ध करते रहे हैं, नए युद्धों की तैयारी करते रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। उन्हें इस तीसरी लहर की चिंता नहीं है, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की चिंता नहीं है, वे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। तो इस सब के चलते, इस सब के रहते ये पूरी तरह से जो मानवता है, पूरी मनुष्य जाति है, ये कोविड का मुकाबला करने में नाकाम हो गई है। और इस नाकामी का जो कारण है वो पूंजीवाद है। दरअसल पूंजीवाद अपने आप में महामारी है, कोविड महामारी नहीं है। कोविड का हम मुकाबला कर सकते हैं बड़े आराम से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रयासों को संगठित करके हम कोविड को गायब कर सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रयासों को संगठित करने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ी बैरिकेड है, वो वर्ल्ड कैपिटलिज्म है, जिसमें शत्रु राष्ट्र राज्यों के बीच में ये जो है बटे हुए हैं। और सारी जो रिसर्च है, सारी जो इस समय दवाइयाँ बनाने का काम है, इसके ऊपर शोध करने का काम है, वो सारा या तो इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के हाथ में है, पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले, और या फिर कॉरपोरेट्स के हाथ में है। तो वो अपने मुनाफों के लिए ज़्यादा चिंतित हैं, इस महामारी को रोकने के लिए नहीं। इस महामारी के दौरान, ये महामारी तो उनके लिए एक वरदान बन के आई है। इस महामारी के दौरान उन्होंने अपनी दौलत को 2 गुना कर लिया है, और ये पूरी दुनिया में हुआ है। तो 2 गुना कर लिया उन्होंने अपनी दौलत को। जो काम वे 10 या 20 साल में कर पाते वो उन्होंने 1 ही साल में कर डाला है।
तो उनके लिए तो ये महामारी जो है ये वरदान बन के आई है। और जितनी भी आपदाएं हैं मनुष्य जाति के लिए, मानवता के लिए, वो सब जो हैं पूंजीवाद के लिए वरदान हैं। सारी आपदाएं पूंजीवाद के लिए, पूंजीपतियों के लिए अवसर हैं। तो हमें ये समझना होगा दोस्तों कि जो हमारी दुनिया है, जो इस समय पूंजीवाद की चपेट में है, पूंजीपतियों के हाथ में है, बड़े पूंजीपति जो हैं उसका संचालन कर रहे हैं, उस पर राज कर रहे हैं। जब तक हम इसे उखाड़ नहीं फेंकते, जब तक हम पूंजीवाद के इस प्रबंध को तबाह नहीं कर देते, इसे नष्ट नहीं कर देते और इसकी जगह एक मानवीय प्रबंध जो सिर्फ समाजवादी प्रबंध हो सकता है, मजदूरों और किसानों की सत्ता के, उसकी सरकार के तहत ही ये प्रबंध हो सकता है, सामूहिक प्रबंध हो सकता है, जिसमें हम ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतियोगिता है राष्ट्र राज्यों के बीच में, जो मारामारी और शत्रुता है, इस सब को ख़त्म करके, इन कॉरपोरेट्स को ख़त्म करके जो एक दूसरे से प्रतियोगिता और मारामारी में लगे रहते हैं, इन सब को ख़त्म करके हम पूरी दुनिया के अंदर कॉपरेशन का, सहकारिता का, एक तरह से पार्टनरशिप का एक ऐसा रिजीम, एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें पूरी मानवता एकजुट होकर इन आपदाओं का, इन विपदाओं का मुकाबला करे। और अगर हम ये कर सकते हैं तो निश्चित रूप से एक वायरस नहीं बल्कि अतीत की भी जो बीमारियां हैं और भविष्य में भी जो आने वाली किसी तरह की विपत्तियां हैं मानव जाति के खिलाफ, तो उनका हम बहुत ही कारगरता के साथ जो है मुकाबला कर सकते हैं। आज हम विज्ञान के एक ऐसे स्तर पर हैं, विज्ञान और तकनीक के ऐसे स्तर पर हैं जिसमें कुछ भी करना मानवता के लिए, मनुष्य जाति के लिए असंभव नहीं है। तो हम बहुत तेज़ी से ये विकास कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया के स्तर पर हम ऐसा प्रबंध जो है वो कर सकते हैं जिसमें सारी मानवता इन संघर्षों के अंदर हिस्सा ले और पूरी दुनिया के विकास के लिए, पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए, उसकी भलाई के लिए वो काम करे। तो ये करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों का विनाश किया जाए, इनकी सीमाओं को तोड़ा जाए, समाजवाद का पूरी दुनिया के अंदर निर्माण किया जाए, पूरी दुनिया को एक समाजवादी संघ में एकजुट किया जाए। तो ये हमारे सामने आज टास्क है, चुनौती है, जिसे पूरा किए बिना हम और तो क्या, हम छोटे छोटे वायरस से भी नहीं लड़ सकते। तो ये मानवता का एक तरीके से पूंजीवाद ने उसे ऐसी जगह ला करके खड़ा कर दिया है जहाँ वो आज विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। और ये जो वायरस और ये तमाम तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, आप जानते हैं कि ये सब जो है एनवायरनमेंट के विनाश से, हमारे पर्यावरण के विनाश से आ रहा है और पर्यावरण के विनाश के लिए खुद पूंजीवाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो साथियों, ये चुनौती है कि किस तरह से इस पूंजीवाद का खात्मा करें और समाजवादी दुनिया का निर्माण करें। इसके लिए वर्कर सोशलिस्ट टीवी आपको जो है अपील करता है कि आप लोग जो हैं सहयोग करें और इस सहयोग में हम सभी साथी हैं, सब लोग साथ हैं और ये संघर्ष हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथियों, सलाम, विदा।